साथियों, कहा जाता है कि जल ही जीवन है और बिना जल के जीवन की कल्पना करना भी एक असंभव लगता है। जल बिना जल के पेड़ पौधे, ना कोई इंसान, यहाँ तक कि कीड़े मकोड़े भी जीवित नहीं रह सकते हैं। परंतु अपने देश का एक दुर्भाग्य रहा है कि हमारे यहाँ जल की भी जातियाँ हुआ करती थी। जी हाँ, आज से 95 साल की पहले की हम बात बता रहे हैं और ये कहानी आज के दिन सुनना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि यदि आप बहुजन वर्ग से संबंधित हैं और यदि आप अपने घर में बैठकर इसमें पानी की गिलास लेकर उस पानी को पी रहे होंगे, तो एक बात याद रखिए कि आज आप जो एक एक बूंद पानी का मजा ले रहे हैं, इस एक एक बूंद पानी के लिए हमारे बहुजन नायकों ने अपने खून का आखिरी कतरा भी बहाया था। तब उनके इस बलिदान के बदौलत आपको ये नसीब हो पा रहा है कि आप अपने घर में बैठकर आराम से फ्रिज का पानी का आनंद ले पा रहे हैं। जी हाँ, आज हम ऐसे ही आपको एक घटना से रूबरू कराने जा रहे हैं जो आपकी आंखें खोल देगी। और ये अपने आप में एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण समय था भारत का। जी हाँ, 95 साल पहले ये तब की कहानी है जब अंग्रेज़ों का दौर था और उस समय इस देश के उच्च समाज के वर्गों द्वारा, जी हाँ, सवर्णों द्वारा एक कानून, एक सामाजिक कानून बनाया गया था। इस कानून के तहत ये नियम बनाया गया था कि कोई भी सार्वजनिक जगह हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे तालाब हो, चाहे कुआं हो, चाहे बाजार हो, वहाँ पे जो निम्न जात के लोग हुआ करते थे, जिन्हें वे शूद्र कहा करते थे, वे वहाँ पे ना पानी पी सकते हैं, ना स्कूल में पढ़ सकते हैं और ना बाजार से कुछ खरीद सकते हैं। इससे वे कहा करते थे कि अगर तालाब से वे पानी को छू लिए तो पूरा तालाब क्या हो जाएगा, अपवित्र हो जाएगा। स्कूल में यदि वे चले गए तो उनका स्कूल भ्रष्ट हो जाएगा, वो अधर्म हो जाएगा, उनके धार्मिक ग्रंथों के हिसाब से वे अपवित्र हो जाएंगे वहाँ पे जो उच्च वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं। इस समय इस तरीके से कुछ परिस्थितियाँ थी, इस तरीके से कुछ कानून बनाया गया था। अंग्रेज भी ऐसे कानूनों से परहेज करते थे, वे इस कानून को, ऐसी कुप्रथाओं को तोड़ना चाहते थे, परंतु उनके सामने भी एक विकट परिस्थिति थी। वे परिस्थितियाँ कुछ यूँ थी कि वे इन सब लफड़ों में, इन सब मैटरों में वे नहीं पड़ना चाहते थे। वे बस यहाँ पे व्यापार करने आए थे और यही चाह रहे थे कि चुपचाप जितना ज़्यादा हो सके यहाँ से धन लूट कर निकल जाओ, बिना यहाँ किसी ठोस परिवर्तन के। इसलिए वे नहीं चाहते थे कि जो हमारे आंतरिक मामले हैं उनमें वे दखलंदाजी करें। परंतु उसी समय 1924 में एक महाराष्ट्र के एक महासमाज सुधारक होते हैं, साहब एस.के. बोले। वे मुंबई विधानमंडल में एक कानून पारित करवाते हैं और इसी अंग्रेजी शासन के समय उस कानून के तहत जो हजारों साल से ये कुप्रथाएं चली आ रही थी, जो शूद्रों पे शोषण किया जा रहा था, इस कानून को वे ध्वस्त करवाते हैं और इसके जगह पे एक नया कानून लाते हैं जिसमें ये वे बताते हैं कि आज से कोई भी सार्वजनिक जगह हो, चाहे अस्पताल हो, कुआं हो, कोई नदी हो, चाहे कोई भी सार्वजनिक स्थल हो, वहाँ पे शूद्र आ जा सकते हैं और जो भी वहाँ पे संसाधन है उसका वे उपभोग भी कर सकते हैं। यानी वे तालाब में पानी पी सकते हैं, विद्या अर्जित कर सकते हैं और कुआं खुदवा सकते हैं, अस्पताल में जा सकते हैं। वे उस कानून को पारित करवाते हैं। परंतु साहब, कानून को बनाना और कानून को अमली जामा पहनाना दोनों अपने आप में एक महत्वपूर्ण चुनौती थी। पहली चुनौती तो ये होती है कि कानून बनवाया जाए। फिलहाल एस.के. बोले साहब ने अपने तरफ से कानून को, विधेयक को पारित करवा के एक जो पहली चुनौती थी उसको उन्होंने पार कर लिया था। अब समय थी कि इस कानून को ज़मीन पे लागू करवाना। और 3 साल बीत जाते हैं, जैसा सामाजिक परिस्थिति तब था वैसे ही बनी रहती, यानी जैसे पहले शूद्रों का ऐसे सार्वजनिक स्थल पे आना जाना वर्जित था, वैसे ही 3 साल बीत जाते हैं और वर्जित ही रहता है। 3 साल बीतते हैं और समय आता है 20 मार्च 1927 का। जी हाँ, आज ही के दिन एक आंदोलन होता है जिसे हम इतिहास में महान सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। यह आंदोलन बहुजनों के लिए एक बहुत ही अपना अहम स्थान रखता है।
इसका जब इस पूरी कहानी को आप समझेंगे, जानेंगे, तो आपको अंदर से ये एहसास हो जाएगा वास्तव में ये कहानी हमारे लिए कितना ज़रूरी है और ये कहानी बहुजनों के लिए कितना एक प्रेरणा का काम करती है, उनके आंदोलनों में एक ऊर्जा भरती है। जी हाँ, कहानी पर आइए चलते हैं। तो समय था 20 मार्च 1927 का। अम्बेडकर साहब अपने 5000 समर्थकों के साथ उसी महाड़ के चौदार तालाब पे वे पहुंचते हैं और ये जो कानून था कि शूद्र उस पानी को छू नहीं सकते हैं, वे एक अंजुरी पानी उठाते हैं और पीकर इस वर्षों पुरानी प्रथा जो आ रही थी इसको वे तोड़ते हैं। साहब, एक बहुत ही रोचक बात बताया जाता है कि इसी तालाब के किनारे वे अपने जो उस समय का शूद्र समाज था, जो शूद्र भाई बहन थे, उनको 3 प्रतिज्ञाएं दिलाती हैं। ये 3 प्रतिज्ञाएं अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो थोड़ा सा मैं इन तीनों प्रतिज्ञाओं का आप सबके बीच पढ़ना चाहता हूँ। तो जो पहली प्रतिज्ञा ये थी कि जो हमारे शूद्र भाई हैं वे जो गंदे पेशे करते आए हैं, गंदे पेशे का अर्थ थोड़ा समझ लीजिए कि उस समय जो हमारा शूद्र समाज था उनको उस समय उच्च वर्ग के लोगों द्वारा एक बहुत ही निम्न कार्य दिया जाता था उनको करने के लिए। वो काम उनको इसलिए ऐसा दिया जाता था जिससे उनका जो स्वाभिमान है वो ऊपर ना आ सके। उनको जो काम थे दिया जाता था, वे कुछ काम इस प्रकार थे कि जैसे साफ सफाई का काम करना, मरे हुए जानवर को खाल को उधेड़ना, और तीसरा काम जो गटर होते थे, जो उनके यहाँ बाथरूम वगैरह होते थे, जो उच्च वर्ग के लोग यूज किया करते थे, उनका वो उससे साफ करना। इस तरीके से गंदे से जितना ज़्यादा घिनौने से घिनौना काम हो सकता था उस समय का उच्च वर्ग उन्हें दिया करते थे। तो पहला उन्होंने प्रतिज्ञा यही अपने शूद्र भाई बहनों के सामने अम्बेडकर साहब ने रखा कि आप जो ये गंदे पेशे करते आए हैं, जिनसे आपका स्वाभिमान स्वाभिमान का आपका अपमान होता है, ये से गंदे काम करना आज से ही आप छोड़िए। दूसरा उन्होंने जो सबसे अहम प्रतिज्ञा लिया था अपने शूद्र भाइयों के समक्ष, दूसरा उन्होंने जो सबसे अहम प्रतिज्ञा लिया था कि आप आज से ही मरे हुए जानवरों का जो मांस खाते हैं उस मांस को खाना छोड़िए। जो तीसरा सबसे अहम प्रतिज्ञा था कि आज से आप जो मानसिक गुलाम हैं, जो आपके दिमाग में उच्च वर्गों द्वारा ये भर दिया गया है कि वे सर्वोच्च होती हैं, वे सर्वश्रेष्ठ होती हैं, उनकी सेवा करना आपका धर्म है, नहीं तो आपके ईश्वर नाराज हो जाएंगे, आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। ये जो सोच है कि उच्च वर्ग भगवान होते हैं और आपका उनका सेवा करना का अर्थ यही है कि आप भगवान की सेवा कर रहे हैं, इस मानसिक गुलामी से आज़ाद होइए। तो इस प्रकार वे 3 प्रतिज्ञा ले रहे थे और इस प्रकार जो उस समय का आंदोलन था, उस दिन का आंदोलन था महाड़ सत्याग्रह आंदोलन। वो आंदोलन चल ही रहा था कि उसके आसपास के लोगों को, जो सवर्ण जात का वर्ग था, उसे ये पता चल गया कि अम्बेडकर साहब ने जो है अपने शूद्रों को, भाई बहनों को लेकर उस पूरे तालाब को अपवित्र कर दिया, क्योंकि वे वहाँ से उस पानी को पी लिए थे। और फिर सवर्णों को जैसे इस बात का पता चलता है, आनन फानन में लाठी, गोला, बम, पिस्तौल लेकर वे उस तालाब के किनारे आ जाते हैं और जो हमारे 5000 निहत्थे हमारे शूद्र भाई बहन थे उनके ऊपर वे धावा बोल देते हैं और उन्हें मार मार कर लहूलुहान कर देते हैं और घायल कर देते हैं। साहब, अब आप ये सोचते होंगे कहाँ पे 5000 व्यक्ति कैसे मार खा सकते हैं 1000-2000 लोगों से। तो आप समझ सकते हैं साहब, उस समय अम्बेडकर साहब का जो ये महान सत्याग्रह आंदोलन था पूरी तरीके से अहिंसात्मक आंदोलन था, यानी इसमें हिंसा का कोई स्थान नहीं दिया गया था अम्बेडकर द्वारा। वे कहा करते थे कि इस लड़ाई को हम अहिंसात्मक तरीके से हासिल करेंगे। इसी का परिणाम था कि वो जो उनके 5000 समर्थक थे, वे जो है उस समय के सवर्णों द्वारा बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से घायल कर दिए जाते हैं। साहब, अम्बेडकर साहब अपने समर्थकों के साथ अपने गृह जनपद वापस आते हैं और फिर वो जब ये देखते हैं कि ये जो महासत्याग्रह का आंदोलन था पूरी तरीके से सफल नहीं हुआ है। हालांकि यहाँ पे एक बात हम कह सकते हैं कि ये जो वर्षों पुरानी कुप्रथा चली आ रही थी कि सार्वजनिक स्थल पे केवल और केवल उच्च वर्ग के लोगों का ही अधिकार है, इसमें कहीं न कहीं एक चिंगारी का काम प्रथम जो सत्याग्रह आंदोलन था, महान सत्याग्रह आंदोलन था, ये कहीं न कहीं चिंगारी एक लगा दी थी। और साहब, इसी का एक परिणाम होता है कि फिर से अम्बेडकर साहब यानी 25 मार्च को फिर से एक योजना बनाते हैं
कि फिर से उस तालाब पे पहुँचेंगे और फिर से वो जो है इस कानून को तोड़ेंगे। और कहा जाता है कि वे जैसे ही योजना बना रहे थे वैसे ही उनके पास मजिस्ट्रेट साहब पहुंचते हैं। उस समय जो अंग्रेज मजिस्ट्रेट था उसने कहा कि आप अम्बेडकर साहब एक काम करिए कि इस तरीके से फिर से दोबारा वहाँ पे दंगा ना करवाइए, आप एक काम करिए, इस लड़ाई को फिर से कानूनी प्रक्रिया के तहत चलिए लड़ा जाए। और अम्बेडकर साहब इसके लिए राज़ी हो जाते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं वे लगता था कि फिर वे जो है फिर से उनके जो शूद्र भाई बहन हैं फिर से उनको जान माल की दिक्कत होगी, उनको फिर से उनके जान मान की जो है हत्या होगी। और साथियों कहा जाता है कि अम्बेडकर साहब इस लड़ाई को लड़ते हैं और फाइनली 17 दिसंबर 1936 को इस कानूनी हक को जीतते हैं, कानूनी हक की लड़ाई को जीतते हैं। और फिर से उस महाड़ जो तालाब था उसमें शूद्रों का जो है जो प्रवेश था उसको जो है अनुमति दे दी जाती है। और फिर से जैसे सवर्ण जाति के लोग सार्वजनिक स्थल पे वहाँ के संसाधन का उपभोग कर सकते थे, वैसे शूद्रों को भी अनुमति मिल जाती है। और फाइनली फिर से जो उनकी हक की लड़ाई थी, स्वाभिमान की लड़ाई थी, वो उसमें सफल होते हैं। ये कहानी ये जानना इसलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि कहीं न कहीं आज हमारा जो बहुजन समाज है वो अपने इस इतिहास को भूलता जा रहा है, जिसके कारण कहीं न कहीं वो मानसिक गुलाम और मानसिक विकलांग बनकर फिर से वो उसी गुलामी के जंजीर में खुद ही जकड़ता जा रहा है। और साथियों इस वीडियो के माध्यम से एक जो मैं प्रश्न रखना चाहता हूँ सवर्णों के समक्ष कि साहब आप आज जब हम अन्य महापुरुषों की अगर हम बात करें जो हमारे शूद्र भाई बहन हैं, वो अन्य जो महापुरुष हैं, समाज सुधारक हैं, चाहे राजा राम मोहन राय हुए, चाहे अन्य सवर्ण जो समाज सुधारक हैं, उनका हमारे शूद्र भाई आज भी सम्मान बहुत ही मन से बहुत ही दिल से करते हैं। उनकी फ़ोटो तक भी अपने ऑफिस अपने घर में टांग कर गर्व करते हैं कि भले ही ये हमारे जाति के न हों, भले ही ये हमारे समाज से नहीं आते हैं, फिर भी कहीं न कहीं ये इस देश के विकास में एक अच्छा योगदान दिए हैं, इसलिए इनका पूजा जाना बहुत ज़रूरी है, वो भले ही चाहे कोई सवर्ण ही महापुरुष क्यों न। परंतु साहब हम एक बात यहाँ पे एक ये और मैं ऐड करना चाहता हूँ कि अगर मैं बात करूँ एक तरफ जो हमारे सवर्ण भाई हैं, वे आज भी अंबेडकर को अपने घर अपने ऑफिस में उनकी फ़ोटो को जगह नहीं देते, ना उनको कभी दिल से इज्जत करते हैं सिवाय नफ़रत करने का। कारण वे यही बताते हैं, उनके बातचीत से पता चलता है कि उन्हें ये लगता है कि अंबेडकर साहब एक किसी विशेष जाति के वर्ग के लिए ही काम किए थे। साहब आप हमें एक चीज़ ये बताइए, उनसे एक प्रश्न ये पूछिए कि अगर हजारों साल से कोई समाज शोषित होता आया है तो उसके लिए लड़ना क्या एक विशेष जाति के लिए लड़ना कहा जाएगा, या एक जो इंसानियत पे जो एक इंसानियत शोषित होता आया है, जो एक इंसानियत पीड़ित होता आया है, इंसानियत का अपमान उड़ता आया है, उनका शोषण होता आया, उसके लड़ना क्या जातिवादी कहा जाएगा? क्या उनके जो महान जो समाज सुधारक हुए हैं क्या उन्हें एक विशेष जाति के ही वर्गों में रखा जाएगा? अगर इस प्रकार आप देखेंगे तो कई ऐसे सवर्ण जात के महान समाज सुधारक हुए हैं जो केवल सवर्ण जात के ही लोगों के लिए काम किया करते हैं। मैं एक यहाँ पे नाम जोड़ना चाहता हूँ पंडिता रमाबाई का, जिन्होंने जो वृद्धाश्रम खोला था, जो विधवा आश्रम खोला था, उसमें केवल वे सवर्ण के महिलाओं को ही जगह देती थी। लेकिन फिर भी हमारे किताबों में हमारे पाठ्यक्रमों में उनको पढ़ाया जाता है एक महान समाज सुधारक के रूप में। अगर उनका इज्जत हम लोग करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनका गुणगान, उनका फ़ोटो, उनकी तस्वीरों को हम पूछते हैं, तो आपका भी एक अधिकार बनता है कि जो हमारे बहुजन महापुरुष हैं, चाहे अम्बेडकर हो, चाहे फुले हो, चाहे पेरियार हो, चाहे ललई सिंह यादव या फिर अन्य महापुरुष हैं, उनकी भी तस्वीरों को आप पूजा करिए, उनकी भी इज्जत करने का थोड़ा सा कोशिश किया करिए। क्योंकि कहीं न कहीं यदि आपके अंदर इंसानियत रहेगी, आपके अंदर थोड़ा सा बुद्धि चेतना थोड़ा सा रहेगा, तो आपको ये एहसास होगा कि जितना आपके महापुरुषों का हम इस देश के विकास में योगदान है, उतना ही बहुजन महापुरुषों का भी इस देश के विकास में उतना ही योगदान है। तो यदि हम आपके सबके महापुरुषों का सम्मान करते हैं, दिल से सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं, तो आपका भी ये दायित्व बनता है, अधिकार बनता है कि आप भी हमारे महापुरुषों का
सम्मान करें, उनका भी दिल से इज्जत करें, उनका उनका उनको भी अपने घरों में, अपने ऑफिसों में उनके तस्वीरों को जगह दें। तो यदि आप ये दोगलापन करते हैं कि आपको अपने महापुरुषों में कोई कमी नज़र नहीं आती है, यदि हमारा महापुरुष हमारे लिए कोई कुछ काम करता है तो आपको लगता है कि ये जातवादी है, तो कहीं न कहीं आप मानसिक रूप से विकलांग हो चुके हैं। आप किसी न किसी अस्पताल में जाके खुद का अच्छे से इलाज करिए। कहीं न कहीं आप मनोवैज्ञानिक रूप से अपंग हो चुके हैं। तो आज की कहानी को बस आप हमारे बहुजनों के भाइयों के बीच में रखने का एक ही उद्देश्य है कि जो हमारे ये महान सत्याग्रह आंदोलन था, जो आज के ही दिन हुआ था, इसको एक जश्न के रूप में अपने गांव, अपने समाज, अपने परिवार के रूप में आपको अपने घर में मनाना चाहिए। अपने बच्चों को, अपने भाइयों, अपने छोटे बहनों को इस इतिहास के बारे में जागरूक करना चाहिए कि किस प्रकार आज जो हम अपने फ्रिज में रखे पानी का आनंद ले रहे होते हैं, इस एक एक बूंद पानी के लिए हमारे देश के बहुजन नायकों ने अपने खून का आखिरी कतरा भी बलिदान दिया था, तब जाके ये दिन देखने को मिल पा रहा है कि आज हम अपने स्कूलों में स्वाभिमान सर उठा के जा पाते हैं। आज हम किसी भी सार्वजनिक पार्क हो, विद्यालय हो, तालाब हो, कुआं में, वहाँ पे सर उठा के जा सकते हैं। तो ये कहानी इसलिए बहुजन नायकों को, हमारे बहुजन समाज को जानना बहुत ही अहम है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी है? अब मिलते हैं हम आपसे अगले किसी वीडियो में, अगले किसी कहानी के साथ, अगले किसी महापुरुष के जीवन गाथा के साथ। तो तब तक आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़ जाइए। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और हिम्मत देने के लिए आप ज़रूर बताइए कि आपको इस वीडियो में क्या क्या और सुधार करना चाहिए। तो सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय भीम, जय जोहार।